ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एन माथुर। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस अंक के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, आज विश्व जनसंख्या दिवस है और दुनिया की 7 अरब की आबादी में से हमारे देश की जनसंख्या लगभग 135 करोड़ है, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 70% से भी ज्यादा है और हमारा देश आबादी के लिहाज से विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। कोरोना के युग में जब पूरा विश्व इसकी चपेट में है, इतनी बड़ी आबादी वाले देश को इस महामारी से बचाना एक बड़ी चुनौती है और इसलिए इस महामारी को लेकर आपके मन में चल रहे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं लेडी हार्डिंग्स मेडिकल कॉलेज के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर एन माथुर। डॉक्टर माथुर, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर भी #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर माथुर, अगर आज के कोरोना से संबंधित आंकड़ों पर एक नजर डालें तो जहां एक और पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना के अब तक के एक दिन में सबसे ज्यादा 27,000 से भी ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिन्हें मिलाकर संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 8 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। वहीं दूसरी ओर देश में 5 लाख से भी ज्यादा व्यक्ति इस संक्रमण से पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। आप इन आंकड़ों को किस तरह से देखते हैं? जी, तो ये आंकड़े जो हैं ये बहुत एनकरेजिंग है, क्योंकि जैसे कि दिन बीतते जा रहे हैं, लोगों का जिनका रिकवरी है, जैसे आपने बताया 5 लाख हो गई है। 8 लाख लोग संक्रमित जरूर हुए हैं, बट 5 लाख से ऊपर अब रिकवर भी कर गए हैं, जो कि ठीक हो गए हैं। स्वाभाविक है कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये दोनों फिगर्स बढ़ती जाएंगी और इसमें गैप जो है वो कम होता जाएगा और एक स्थिति ये आएगी कि जब हमारे संक्रमित होने की तादाद कम होती जाएगी और वो स्थिर हो जाएगा नंबर कहीं पे जाके और रिकवरी बढ़ जाएगा। तो हालांकि ये बात सही है कि 27,000 मामले आए कल और पूरे देश में, जो कि सबसे ज्यादा है, लेकिन संतोष की बात यह भी है कि कई प्रदेशों में दर कम भी हुई है संक्रमित होने की। दिल्ली के अंदर दर जो 4,000 के करीब पहुंच गई थी, वो अब 2,000 के करीब आ गई है, तो वो अच्छी बात है। जी, और डॉक्टर माथुर, अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से भी देखें तो हमारे जो देश में जो कोरोना के मामले हैं, जो पर व्यक्ति अगर 1 लाख के ऊपर हम देखें तो वो भी विश्व में काफी कम है। और एक खास बात का जिक्र आपसे और करना चाहेंगे कि जो अगर हम डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज को देखें तो वहां पे कोरोना के फैलाव को रोकना एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नॉर्म्स को पूरा करना काफी मुश्किल होता है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने देश की सबसे बड़ी जो मलिन बस्ती है धारावी में कोविड-19 का फैलाव रोकने के मुंबई के प्रयासों की सराहना की है कि वहां पे जिस तरीके से WHO ने, जो भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने जिस तरह का वहां पे प्रबंधन किया, उसकी बहुत चर्चा है। उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, WHO की जो रिपोर्ट जो आई है बहुत ही सराहनीय है और उन्होंने हमारी बहुत सराहना की है देश के स्वास्थ्य सेवाओं की। ये एक बड़ा संतोष का विषय है। और धारावी में जो एक जब हमने कंटेनमेंट सोचा था कि कंटेनमेंट जोन बनेंगे, तो ये कुछ लोगों के दिमाग में ये था कि क्या इससे उस पर्टिकुलर एरिया में उतने छोटे से जो एरिया है
उसमें जितने लोग रहते हैं बहुत ही कम सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर पा सकते हैं, तो क्या वहां पे रेट बहुत बढ़ जाएंगे और क्या वहां पे मृत्यु दर बढ़ जाएगी? ये सब दिमाग में बातें आ रही थी। लेकिन एक कंटेनमेंट करने के साथ साथ जो वहां पे फ्लू क्लिनिक्स बनाए गए हर एक नुक्कड़ पे, या जिस तरीके से उनको कंटेनमेंट के साथ साथ जिस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, या फिर उनका सैंपलिंग की गई, या फिर उनको ट्रीटमेंट किया गया और उनका इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन किया गया, वो सब जो चीजें थी वो उन्होंने रिजल्ट्स दिखाए हैं। और धारावी के अंदर एक रोल मॉडल करके एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश हुआ है कि एक इतनी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में भी इट इज पॉसिबल, हम ऐसा कर सकते हैं कि कंटेन करके रखें डिजीज को। तो ये बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर माथुर, देश के महानगरों में बहुत सारे ऐसे धारावी जैसे बहुत सारे एरियाज होते हैं, चाहे हम दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई की बात करें, और चारों महानगरों में अगर हम देखेंगे कोरोना के केसेस काफी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। तो ऐसे में जो लोग डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में रहते हैं वहां पे उन्हें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? तो जो लोग बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में रहते हैं वो तो एक तो ये ध्यान रखें कि वो मास्क जरूर पहने। सोशल डिस्टेंसिंग वहां पे इतनी पॉसिबल नहीं होगी, तो हर एक कोई को जरूरी है कि वो मास्क पहन के रहे, चाहे वो घर के अंदर ही क्यों ना हो। और अपना हैंड हाइजीन तो बना के रखें, जिससे कि हर कुछ देर बाद हाथ धोते रहें, और कभी भी किसी चीज को हाथ लगाएं तो उसको उस गंदे हाथ को अपने नाक और मुंह पे ना ले जाएं, और हैंड हाइजीन रखें। तो अगर सोशल डिस्टेंसिंग किसी तरीके से पॉसिबल नहीं है जहां पे बहुत ही ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, तो ये दो चीजें ध्यान रखने से काम चल सकता है। डॉक्टर माथुर, अभी अनलॉक के दौर में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे से लॉकडाउन्स या तो छोटे छोटे से प्रिकॉशनरी मेजर्स अभी उन्होंने लागू किए हैं। चाहे हम उत्तर प्रदेश की जहां पे 3 दिन के का किया गया है, इसके अलावा बिहार की हम बात करें, देश के दूसरे राज्यों में, तो ये अगर हम छोटे छोटे से लॉकडाउन्स लगाते हैं शॉर्ट पीरियड, तो उसके क्या फायदे होते हैं? तो हर एक राज्य को, हर एक डिस्ट्रिक्ट को ये फाइन ट्यून करते रहना पड़ेगा। हो सकता है कभी ऐसा दिखे कि कंटेनमेंट जोन्स बढ़ रहे हैं और बहुत ज्यादा पास कंटेनमेंट जोन्स हैं, या फिर जो रेट जो पॉजिटिविटी है बढ़ रही है, तो कई बारी ऐसा हो सकता है कि उसको और सुदृढ़ करने के लिए, कंटेन करने के लिए पूरे डिस्ट्रिक्ट में या पूरे सिटी में या पूरे टाउन में ये लॉकडाउन दोबारा से लगाने पड़े। तो ये मेजर्स जो हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और जो सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन है, दैट विल डिसाइड, वो डिसाइड करता है कि ये जरूरी है कि नहीं। इसके लिए कोई एक थंब रूल नहीं हो सकता है कि कहाँ पे लगेगा, कहाँ पे नहीं लगेगा। ये एवर ग्रोइंग प्रोसेस है और इवॉल्विंग प्रोसेस है, जो कि हर रोज हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि इसमें कहाँ पे ऐसी स्थिति आ गई है कि दोबारा से लॉकडाउन लगाने की जरूरत है। और डॉक्टर माथुर, अगर हम वैक्सीन की बात करें, बहुत सारे लोगों को इसका इंतजार है, बहुत सारे देशों में इसका रिसर्च भी चल रहा है, और हमारा देश एक वैक्सीन के मामले में लीडर होने के नाते अगर हम कोवैक्सीन की बात करें या ज़ाइकोव-डी की बात करें, तो हम भी बहुत तेजी से इसके फाइनल ट्रायल की ओर बढ़ रहे हैं, ह्यूमन ट्रायल्स की ओर बढ़ रहे हैं। और आज जैसा कि खबर ये भी है कि जो ऑक्सफोर्ड में जहां पे ट्रायल किया जा रहा है जिन पे, तो सबसे पहले जो है वो भी दीपक पालीवाल भी एक भारतीय ही हैं। तो आप ये बताएं कि किस तरह से, कब तक वैक्सीन की हम उम्मीद कर सकते हैं और हम किस स्टेज पे हैं, कहां तक पहुंचे हैं हम? तो वैक्सीन के लिए दुनिया भर में बहुत भरसक प्रयास हो रहे हैं। सारे जो प्रोसेसेस हैं उनको फास्ट इस तरीके से किया गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स जो हैं वो उसमें जो देरी लगती थी वो ना लगे कम से कम, लेकिन जो बाकी चीजों में उसकी में देरी लगेगी, जो उसमें साइंटिफिक जो प्रक्रिया है वो तो पूरी करने में जितना टाइम लगेगा वो तो लगेगा, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स हैं उसमें ना देरी लगे। या फिर ऐसा भी हो सके कि अगर कोई वैक्सीन बन रहा है तो साइड बाई साइड कोई अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग
बना कर एक गैम्बल करके उसको बना के रखे, अगर तो वो पास हो गई तो फिर वो उसमें टाइम ना लगे। तो ये सब आइडियाज हैं लोगों को, लेकिन प्रक्रिया जो है, जो उसका प्रोसेस है, जो उसके ट्रायल्स हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, ये सब ट्रायल्स तो जितना टाइम लेंगे वो लेंगे ही, और उसमें कोई भी कटौती नहीं हो सकती है। तो वैक्सीन आने का ये कोई बता नहीं सकता है कि कब तक आएगी, क्योंकि इसमें ट्रायल में हो सकता है पास हो, नहीं हो, तो कब तक आएगी कहना बड़ा मुश्किल है। बट उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक वैक्सीन आ जाए शायद। जी डॉक्टर माथुर, अब बहुत सारे श्रोता हमसे जुड़ना शुरू हो गए हैं और हमारे पास बहुत सारी फोन कॉल्स आ रही हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे उस राज्य का जहां पे कोरोना के मामले सबसे ज्यादा हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के, और वहां हम चलते हैं यवतमाल, जहां से अरुण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो अरुण जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार सर जी। जी, मेरे 2 सवाल थे। एक तो ये यवतमाल में फिर से कंटेनमेंट जोन लागू किया जा रहा है, जैसे जनता कर्फ्यू, ये क्यों कारण है इसका? और जो अदर कंट्रीज में जैसे अमेरिका वगैरह दूसरे कंट्रियों में इसका जोर ज्यादा है, इंडिया में क्यों कम है? जी तो डॉक्टर माथुर, जो इन्होंने कहा कि जनता कर्फ्यू क्यों लगा रहे हैं, ये जैसे मैंने बताया, ये अगर कहीं पे किसी एरिया में या किसी एक छोटे से इलाके में या एक सिटी में अगर मामले ये देखे जाते हैं कि बढ़ रहे हैं, या ऐसा देखा जाता है कि वहां की पॉपुलेशन जो है वो मिक्स कर रही है ज्यादा बाहर के लोगों को, या बाहर के लोग वहां पे आ रहे हैं, तो ये सब चीजें फैक्टर करके ये एडमिनिस्ट्रेशन बार बार ये फाइन ट्यून कर सकता है कि किस एरिया में कंटेनमेंट जोन दोबारा से लगे, और या फिर कर्फ्यू, या फिर उसको लॉकडाउन दोबारा से लगे। तो ये एवर इवॉल्विंग प्रोसेस है, और ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सही जानता है कि कहाँ पे क्या चीज करनी है। और जहां तक बात करी इन्होंने कि अमेरिका हमारे देश में जी कम क्यों है, इतना सीवियरिटी ज्यादा है और हमारे देश में कम है, ये बात सही है कि हमारे देश में बीमारी की सीवियरिटी कम है, और पॉपुलेशन जितनी है उसके हिसाब से केसेस भी कम है। ये क्यों है ये कहना बड़ा मुश्किल है, ये शोध का विषय है, उसके ऊपर शोध भी हो रहे हैं, और ये रिसर्च का विषय है, कुछ दिन में पता चलेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे देश में जितने पेशेंट्स बने भी हैं पॉजिटिव, तो वो ज्यादा से ज्यादा रिकवर किए हैं, डेथ रेट्स बहुत कम है, और वेंटिलेटर पे जो पेशेंट्स गए हैं वो तो बहुत ही कम है। तो ये क्यों है, इसका आंसर अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन ये एक फैक्ट है। जी, ये बहुत ही खुशी की बात भी है हमारे देश के लिए कि जिस तरीके से इसका प्रभाव जो है दुनिया के बाकी देशों पर पड़ा, उतना प्रभाव, जानलेवा प्रभाव हमारे देश में नहीं है। और इस बीच हम डॉक्टर माथुर रुख करते हैं ऊधमपुर का, जहां से हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं सिकंदर जी। सिकंदर जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर, मैं सिकंदर सिंह डिस्ट्रिक्ट ऊधमपुर ब्लॉक मोंगरी से बात कर रहा हूं सर। सर, मेरा प्रश्न है, मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे यहाँ कल परसों एक मृत्यु हुई है सर, कोरोना वायरस की वजह से। कोई फौजी बंदा था सर जी। तो वो सर वहां से उसमें पता नहीं कोविड-19 में रखा गया था या नहीं, फिर वो घर में आया तो उसने कोई मतलब सुसाइड कर दिया, पता नहीं कैसे। उसको बाद में उसकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है, तो अभी उसका संस्कार नहीं हुआ है सर जी। तो उसका अब हमें बताइए कि हाँ तो हमने उसको लगाना है, उसका मतलब संस्कार कैसे करेंगे? दूसरा मतलब कोरोना वायरस जो है, इससे जो हमारे पहाड़ों में जो बढ़ रहा है अभी जी, तो इसका हम पहाड़ वाले लोग जो हैं, इनका हमें इसके बारे में अब तो ऑल इंडिया में है, लेकिन हमें इतना फिर भी पता नहीं होता है जी। तो जी, आपने बहुत अहम सवाल पूछा है, और ये जो है इसकी गाइडलाइंस इशूड हैं। इसके बारे में बताया गया है कि जो कोरोना पॉजिटिव डेड बॉडीज हैं उनको किस तरीके से उसका संस्कार किया जाना है, और वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करना है, कौन उसमें कितने लोग संस्कार करने में जा सकते हैं, और उनको क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है।
ये सारी गाइडलाइंस हैं। आप कृपया करके अपने जो वहां पे CMO साहब हैं और मुख्य चिकित्सक अधीक्षक होंगे या फिर कोई भी अस्पताल जो पास में है जहां पे उनको ले जाया गया था, वो वहां से ये इसकी जानकारी ले लें और इसका पूरा पता कर लें कि वहां की सरकार ने इसके लिए क्या गाइडलाइंस बना रखी हैं। और इन्होंने ये पूछा है कि पहाड़ों पे या जो सुदूर इलाके हैं वहां पे कोरोना को लेके क्या क्या प्रिकॉशंस ली जानी चाहिए डॉक्टर साहब? तो प्रिकॉशंस तो बिल्कुल वही हैं, तीन प्रिकॉशंस हैं, और चाहे कोई भी इलाका हो, और वो 3 प्रिकॉशंस यही हैं कि एक तो सोशल डिस्टेंसिंग, कि आप किसी को अपने आसपास 2 मीटर के दायरे में ना आने दें। दूसरा, मास्क पहन के रखें, फेस कवर करके रखें, चाहे किसी भी तरीके से फेस कवर करें। और तीसरा, हैंड हाइजीन, बार बार हाथ धोएं, और कोई भी चीज छूने के बाद अपना हाथ, संक्रमित हाथ को अपने मुंह या अपने नाक या अपने मुंह या अपनी आंख के पास ना ले जाएं। पहले उसको अच्छी तरीके से 20 सेकंड के लिए साबुन के पानी से धो लें। जी डॉक्टर माथुर, आपने ये अहम जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। और अब हम रुख करना चाहेंगे बाड़मेर का, जहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं कमलेश जी। कमलेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना सवाल पूछिए। नमस्कार आनंद जी। हेलो जी सिद्धार्थ बोल रहा हूँ, बोलिए। सर, मेरा डॉक्टर साहब से ये मेरा प्रश्न है जी कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जैसे हम हरी सब्जी खाते हैं, फल सब्जियां वगैरह, लेकिन हम यहाँ बाड़मेर गांव सेतराऊ से मैं बोल रहा हूँ, तो हमारा इलाका क्या थोड़ा सूखा प्रदेश है, तो हमारे घर में क्या होता है कि सूखी सब्जियां संग्रहित की जाती है, जैसे ग्वार है, चेर है, सांगरी है, कुमटे है। इनसे क्या हम सब्जी बना के खाते हैं तो हमारी क्या इम्यूनिटी बनी रहेगी क्या? जी डॉक्टर माथुर, इम्यूनिटी का सवाल जो है कोरोना को लेकर हर व्यक्ति चिंतित है, और जैसा कि आप पहले भी कहते रहे हैं कि जिसकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी वो उस पे कोरोना का असर कम होगा। जी डॉक्टर साहब। जी, तो इम्यूनिटी बढ़ाने की इतनी चिंता ना करें। कुछ लोगों में इम्यूनिटी कुछ डिजीज की वजह से, कुछ बीमारी की वजह से कम हो जाती है, या कुछ वो ऐसी दवाइयां ले रहे होते हैं जिससे कि इम्यूनिटी कम हो जाती है। उन लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। आम जनता को इम्यूनिटी के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपना जो रेगुलर खान पान है वो आप करें, और उसमें पौष्टिक आहार लें, सब्जियां ज्यादा खाएं, और उतना काफी है, उसके लिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि कोई मरीज है जिसको कैंसर है, या फिर कोई मरीज है जो कैंसर की दवाई ले रहा है, या कोई मरीज है जो स्टीरॉइड्स पे है, या कोई और बीमारी है जिसकी वजह से इम्यूनिटी कम होती है, उन लोगों को डॉक्टरी सलाह ले लेनी चाहिए कि वो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ क्या मेजर्स ले सकते हैं। उन लोगों को इम्यूनिटी भी बढ़ानी पड़ेगी कुछ दवाई लेके में भी, या फिर अपने आप को और भी ज्यादा प्रोटेक्ट करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू अदर और लोगों के मुकाबले। और डॉक्टर माथुर, अब हम रुक करते हैं फरीदाबाद का, जहां से हमारे साथ सूरज जी जुड़ चुके हैं। हेलो सूरज जी नमस्कार। हाँ जी सर, ये फरीदाबाद से बोल रहा हूँ मैं, सूरज सिंह जी। सर, ये कोरोना का टेस्ट करवाए थे, पॉजिटिव निकला है मुझे जी, और मुझे सर्दी भी नहीं है, बुखार भी नहीं है, बॉडी में पेन भी नहीं है, सर में पेन, मतलब कुछ भी नहीं है, जैसे नॉर्मल पहले थे वैसे ही हैं अभी। ठीक, बट टेस्ट करवाया तो पॉजिटिव बताया। जी, तो मैं पूछना चाहूंगा कि आपने टेस्ट क्यों कराया? सर वैसे मतलब मन हुआ कि एक बार करवा लेते हैं, क्योंकि सब कोई करवा रहा था तो हम भी सोचे कि हम भी करवा लेते हैं एक बार, क्योंकि मेरा भी तो वैसे ही है। तो वहाँ पे टेस्ट करवाया तो वो कुछ भी नहीं है, अब आज भी कुछ नहीं है। कल टेस्ट करवाया पॉजिटिव नहीं रहा, बट आज भी कुछ भी मतलब अंदर से ऐसा नहीं हो रहा है कि हाँ जी। तो ज्यादातर लोगों में कुछ भी सिम्टम्स नहीं होंगे और टेस्ट पॉजिटिव हो सकता है। ऐसा ही ये बिल्कुल टिपिकल एक फाइंडिंग है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है।
और ये इनको एसिम्टोमेटिक और या फिर माइल्डली सिम्टोमेटिक ग्रुप में डालते हैं हम लोग, जिनके टेस्ट पॉजिटिव आते हैं लेकिन इनको कोई सिम्टम नहीं है। और ये अगर ये टेस्ट नहीं कराते तो हो सकता है ये रिकवर कर जाते, 17 दिन के अंदर इनका टेस्ट नेगेटिव अपने आप हो जाता और इनको पता भी नहीं चलता। तो ज्यादातर पॉपुलेशन जो है वो इसी तरीके के, अगर उनको संक्रमित होगा तो उनको कोई सिम्टम नहीं आएंगे और ये बहुत नॉर्मल है और इनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपना का ध्यान रखें, अगर कोई सिम्टम्स आए तो उसको नोट करें, अगर सिम्टम ज्यादा हो तो डॉक्टर के पास जाएं और जैसा वो कहेंगे वैसा करें। जी डॉक्टर माथुर, जब एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, आपको पता नहीं है, तो ऐसे में हमें जो बचाव के तरीके हैं और ज्यादा क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? क्योंकि जैसा कि इन्होंने कहा कि इनको पता ही नहीं था और कोई सिम्टम किसी भी तरह का नहीं था, तो बहुत सारे ऐसे लोग आपके आसपास, चाहे वो वर्क प्लेस होगा, चाहे वो मार्केट प्लेस हो, चाहे और भी जगह हो, वहां पे ऐसे लोग होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि उन्हें है या नहीं है। तो ऐसे में हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्योंकि घर के अंदर भी हम जाते हैं? जी, सो प्रिकॉशंस यूनिवर्सल हैं, इसलिए ये प्रिकॉशन यूनिवर्सल है। इसमें ये प्रूव नहीं करना है कि कोई संक्रमित है या नहीं है। हम मान के चलें कि हर कोई संक्रमित है, हम मान के चलें कि हम संक्रमित हैं और हम प्रिकॉशन लें, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस लेनी है। प्रिकॉशन ये देख के नहीं लेनी है कि वो संक्रमित है तो हमें प्रिकॉशन, वो तो अलग एक बात है। उसमें तो फिर वो अगर संक्रमित है तो उस प्रिकॉशंस और बढ़ जाती हैं। अगर हेल्थ केयर वर्कर उनको अटेंड कर रहा है और बाकी घर में लोग हैं तो उनकी प्रिकॉशंस बढ़ जाती हैं। लेकिन हम एज अ सोसाइटी यूनिवर्सल प्रिकॉशंस लें और वो तीनों प्रिकॉशंस लें कि अपने आसपास किसी को भी नहीं आने दें 2 मीटर के दायरे में। हम ये ध्यान रखें कि हम हमेशा फेस कवर रखें और ये भी ध्यान रखें कि बार बार हैंड हाइजीन या हाथ धोते रहें। जी, और डॉक्टर माथुर, जैसे कि इन्होंने अभी बताया कि अगर एसिम्टोमेटिक हैं, इसके बाद इनको होम आइसोलेशन में जाना पड़ेगा अगर इंस्टीट्यूशन आइसोलेशन में नहीं जाते हैं। तो ऐसे लोग जो होम आइसोलेशन में जाते हैं, उन्हें क्या प्रिकॉशन रखनी है और क्या उसके लिए हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? घर के सदस्यों का उनके साथ किस तरह का बर्ताव होना चाहिए? पूरी प्रोसेस क्या होनी चाहिए? तो होम आइसोलेशन की एक ये बड़ी रिक्वायरमेंट्स हैं कि जो होम आइसोलेट हो उसके पास अपने लिए एक कमरा हो जिसके अंदर वो रह सके और उसके पास एक अटेंडेंट हो जो उसका ध्यान रख सके। अटेंडेंट और पेशेंट दोनों फेस मास्क पहन के रखेंगे और अटेंडेंट जो है वो भी अपना टेस्ट कराएंगे कुछ दिन बाद, 5 दिन के बाद। और अटेंडेंट जो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन प्रोफाइलैक्सिस भी लेंगे। एक दवाई है क्लोरोक्विन की, जो दवाई है वो हफ्ते में एक बारी लेनी है और वो उसका रेजीम है, वो डॉक्टर बताएंगे। होम आइसोलेशन जब भी होगा वो उसका आरोग्य सेतु उनका ऑन होगा, वो उनका अटेंडेंट का भी ऑन होगा। वो रजिस्टर्ड होंगे डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर के पास, उनके पास बार बार फोन आएगा। डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर उनकी जांच जो है वो फोन पे उनसे वार्तालाप करेगा और उनको गाइड करेगा। तो ये होम आइसोलेशन के ये रूल्स हैं। कोई भी जना अपने आप को होम आइसोलेट अकेले में नहीं कर सकता है, उसकी प्रक्रिया है जो कि पूरी फॉलो होगी। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने होम आइसोलेशन के बारे में डॉक्टर माथुर दी। और अब हम रुक करेंगे जौनपुर का, उत्तर प्रदेश में, जहां से राजधर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे बहुत नियमित श्रोता हैं। राजधर जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, आपको भी नमस्कार। जी नमस्कार सर। मेरा 2 सवाल है सर। पहला सवाल मेरा कि एंटीजन टेस्ट जो होता है एक किस तरह ब्लड से होता है निकाल के या किसी और तरीके से होता है? और सर दूसरा है जो पीसीआर टेस्ट होता है ये किस तरह से होता है? पहला सवाल हो गया सर। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल है कि ये कोरोना मरीज की उम्र 60 साल के ऊपर है, अगर ठीक होके आ रहा है तो क्या सर प्लाज्मा थेरेपी पर दान कर सकता है कि नहीं? अगर सपोज दान कर दिया तो उसको दोबारा कोरोना होने का चांस है कि नहीं है सर? तीसरा सवाल सर, इसमें अपने देश में सब देख रहे हैं कोरोना का तादाद धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है सर। क्या ज्यादा टेस्ट की वजह से ज्यादा बढ़ रहा है सर कि मानसून जो अपना बारिश चल रहा है इसकी वजह से हो रहा है सर? तो जी, जो आपने सवाल पूछे उसमें पहला सवाल आपका था शायद एंटीजन टेस्ट। एंटीजन। तो जो एंटीजन टेस्ट है
वो जो है वो रैपिड पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट है। इट्स अ रैपिड टेस्ट, इट्स अ पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट मीन्स वो जहां पे आप रहते हैं या जहां पे आप आसपास काम करते हैं वहीं पे ही उसको टेस्ट हो सकता है, उसका रिजल्ट आ जाएगा जी। और इन्होंने पूछा है कि इसका सैंपल कहाँ से उसका सैंपल जो है वो जैसे कि आरटीपीसीआर का सैंपल लेते हैं वैसे ही उसका सैंपल लेते हैं। वो नाक के अंदर एक स्वाब स्टिक है, वो नाक में जाती है और एक मुंह में भी से भी लेते हैं। तो वो नेजल या ओरोफेरिंजियल या नेजोफेरिंजियल सैंपल्स होते हैं और इनको टेस्ट किया जाता है। उसमें ब्लड टेस्ट नहीं होता है। एंटीबॉडी टेस्ट के अंदर ब्लड टेस्ट होता है। तो ये तो सैंपलिंग की बात हुई जी। और आपका सवाल था कि कोरोना मरीज अगर 60 साल से ऊपर का है और वो पॉजिटिव था और अब वापस आ गया है तो क्या वो प्लाज्मा डोनेट कर सकता है? और प्लाज्मा डोनेट करने के बाद क्या उसकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी? नहीं, प्लाज्मा डोनेट करने के बाद इम्यूनिटी बिल्कुल कम नहीं होगी। लेकिन प्लाज्मा डोनेट करने से पहले आपकी वही जांच होंगी जो कि किसी भी ब्लड डोनेशन से पहले होती हैं। और अगर वो आप माना जाता है, अगर देखा गया कि आप दे सकते हैं तो वो ब्लड बैंक जो है आपका प्लाज्मा ले लेंगे और आपके जो ब्लड सेल्स हैं वो वापस आपके अंदर डाल देंगे। तो उसमें प्लाज्मा डोनेशन में खाली प्लाज्मा पेशेंट का लिया जाता है और जो रेड ब्लड सेल्स हैं और बाकी सेल्स हैं वो वापस पेशेंट के अंदर ही, वो पर्सन के अंदर, पेशेंट तो नहीं रहा वो उस व्यक्ति के अंदर दोबारा से डाल दिए जाते हैं। तो खाली प्लाज्मा निकाला जाता है जी। डॉक्टर माथुर, एक बड़ी समस्या हम देखते हैं कि हमारे समाज में कि जो भी कोरोना पेशेंट्स ठीक होकर वापस आते हैं उसके बाद हमारा जो सोशल स्टिग्मा है उनके प्रति या समाज का जो व्यवहार है वो बहुत पॉजिटिव नहीं होता। आप ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो लोग ठीक होकर वापस आए हैं उनके साथ हमें किस तरीके से बर्ताव करना चाहिए? बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर करना चाहिए। वो उसमें कोई भी भेदभाव करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और बल्कि अब ये चीज पहले कुछ इलाकों में शायद थी लेकिन अब वो कम होती जा रही है। दिल्ली में तो अब वो ऐसी बात नहीं रही है और हर जगह भी कहीं पे भी ये बात क्या बिल्कुल हटा देना चाहिए दिमाग से कि अगर कोरोना कोई था और अब वो ठीक होके आ गया है। बल्कि वो तो और भी ज्यादा सोसाइटी के लिए एक एसेट है एक तरीके से, जो कि वो अब इन्फेक्शन से दूर हुआ है और उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस अब वैसे भी कम हैं। और वो जो है व्यक्ति वो हो सकता है प्लाज्मा भी डोनेट कर सकता है जी। तो वो उसकी तो ही इज एन एसेट टू द सोसाइटी रादर देन उससे बिल्कुल भी कोई भेदभाव करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जी हाँ, तो श्रोताओं अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर माथुर, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या 2-3 टिप्स देना चाहेंगे? तो एक तो टिप ये है, एक तो बताना ये चाहूंगा कि जैसे अनलॉकिंग शुरू हुई है अब हम एक दूसरे ज्यादा मिल पा रहे हैं और आना जाना ज्यादा है। तो अब और भी ज्यादा जरूरी है कि हम सतर्क रहें और अनुशासन में रहें। सतर्कता अब ज्यादा जरूरी है। जब लॉकडाउन था तब इतनी जरूरत शायद नहीं थी, लेकिन अब सतर्कता की बिल्कुल। डॉक्टर माथुर, इसी नोट पे कि आपने बोला कि हमें सतर्क रहना है, कोरोना से डरना नहीं है। आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही। चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि आप हैंड हाइजीन के साथ मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और जब भी मेरा ख्याल आए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर एन माथुर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।